गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 लॉयर्स को सीनियर एडवोकेट्स जो है वो डेजिग्नेट किया है। सीनियर एडवोकेट सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट के अंदर जो है वो डेजिग्नेट किए जाते हैं। ये टू क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स होते हैं। पहले होते हैं सीनियर एडवोकेट्स, दूसरे होते हैं जूनियर। जूनियर को जो है कोई डेजिग्नेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स का काम करते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं कई प्रोमिनेंट केसेस से। तो इसलिए उनको गुड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ माना जाता है। और क्या प्रोविजंस हैं इनके लिए कि ये कभी भी बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो है वो अपेयर नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में, या फिर किसी एडवोकेट के किसी और कोर्ट में ये अपेयर नहीं होंगे। किसी भी तरह की ड्राफ्ट प्लीडिंग्स या एफिडेविट की ये इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे, एडवाइस या एविडेंस नहीं देंगे कोई भी ड्राफ्टिंग वर्क पर। सीनियर एडवोकेट जो है वो कोई भी डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डील नहीं करेंगे और कोई भी ब्रीफ या इंस्ट्रक्शन जो है वो कोर्ट में अपेयर होने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी 2023 में इनके लिए गाइडलाइंस भी निकाली गई हैं कि कैसे सिलेक्ट किया जाएगा सीनियर एडवोकेट्स को। तो लगभग 10 साल का स्टैंडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, या फिर 10 ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। ये जो है वो मेनली सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते होने चाहिए, और स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल्स में भी ऑफ कोर्स ये अपेयर हो सकते हैं। एज लिमिट वैसे तो 45 ईयर्स रखी गई है, बट इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है, ठीक है। तो एज लिमिट को रिलैक्स किया जा सकता है अगर कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स को लगता है कि जो है ये नाम सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने रिकमेंड किया है, तो उसको ऑफ कोर्स रिलैक्स किया जा सकता है। तो इस गाइडलाइन जो न्यू गाइडलाइंस हैं इसमें रिवाइज पॉइंट सिस्टम दिया गया है कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करने का। तो इस न्यू क्राइटेरिया में नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस और बॉडी ऑफ वर्क को जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो सिलेक्शन जो है वो एक कमेटी ऑफ फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स द्वारा की जाती है, जो कि कमेटी सीजीआई द्वारा हेडेड होती है। एप्लीकेशंस को साल में एक बार इनवाइट किया जाता है और कमेटी 2 बार मिलती है साल में, और इसकी कमेटी की एक परमानेंट सेक्रेटरीट भी है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, गैलेंट्री अवार्ड्स, ये भी टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र जो हैं वो अमंग 103 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी और सेक्रीफाइस ऑफ ऑफिसर्स और पर्सोनल को जो है वो जो है रिकग्नाइज करने के लिए इंस्टीट्यूट किया है। साल में 2 बार अनाउंस होते हैं, रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर। तो 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जिनको इंस्टीट्यूट किया गया 26 जनवरी 1950 को। बाकी के 3 गैलेंट्री अवार्ड्स थे अशोक चक्र क्लास 1, 2 एंड 3। इनको 1952 में जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया, जिनको बाद में रीनेम करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर हम देखें तो परमवीर चक्र सबसे टॉप पर है। बाकी के जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इनको पोस्ट ह्यूमसली भी जो है वो अवार्ड किया जा सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? ऑफिसर्स जो और मैन ऑफिसर्स जो कि मैन और वीमेन हो सकते हैं, सभी आर्मी के रैंक्स के, नेवी, एयरफोर्स, रिजर्व फोर्सेस, टेरिटोरियल आर्मी, या फिर कोई भी लॉफुली कंस्टिट्यूटेड फोर्सेस। नर्सिंग सर्विसेज भी जो होती हैं वो भी एलिजिबल होती हैं। सिविलियन सिटीजन्स भी हो सकते हैं एलिजिबल, और इवन मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस भी जो हैं, जैसे सीएपीएफ के होते हैं या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, वो भी एलिजिबल रहते हैं। अशोक चक्र जो है वो मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री के लिए दिया जाता है। शौर्य चक्र जो है वो गैलेंट्री के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। टॉपिक सोशल इश्यूज, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि अपना स्टैंड क्लियर करें नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल ऑफेंसेस के कंटेक्स्ट में अगेंस्ट LGBTQ पर्सनस एंड मैन, तो अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब आपको पता है कि सेक्शन 377 जो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, उसको डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया गया था होमोसेक्सुअलिटी को। तो जो सेक्शन 377 है उसको मिस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता में, और चैप्टर 5 ऑफ BNS कहता है जो रेप के लॉ को डिफाइन करता है, बट वो रेप का लॉ जो है उसको जेंडर्ड कर दिया गया है। मतलब रेप जो है
वो सिर्फ एक इस कंटेक्स्ट में ही डिफाइन किया गया है कि एक मैन जो है वो क्राइम कमिट कर रहा है विमेन के अगेंस्ट। तो इसीलिए जो सेक्शन 377 था वो तो एक न्यूट्रल लॉ था। उसमें एक तो जो है वो नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स जो है किसी मैन विमेन या एनिमल तीनों के साथ जो है वो डिफ़ाइन किया गया था। तो पटिशनर ने यही आर्ग्यूमेंट रखा दिल्ली हाई कोर्ट में कि सेक्शन 377 जो आईपीसी का था वो अब हर इंडिविजुअल को जो है वो थ्रेटन कर रहा है एक्सेप्ट वीमेन, क्योंकि इसमें अब जो है LGBTQ पर्सनस की प्रोटेक्शन को हटा लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि BNS जो है वो कोई भी प्रोटेक्शन उस मैन को भी नहीं दे रहा है जो कि सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है बाय अनदर मैन। ठीक है, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोटेक्शन अवेलेबल है BNS में? यस, सेक्शन 36 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है टू प्रोटेक्ट अपनी खुद की बॉडी को, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। सेक्शन 38 ये भी बताता है कि आप जो है वो इवन अगर अपने आप को बचाते हुए जो है किसी और को मार देते हो, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा असॉल्ट कर रहा है रेप कमिट करने का या कोई भी तरह का अननेचुरल लस्ट के कंटेक्स्ट में, तो उसको भी एक्सेप्टेबल माना गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स कंडीशंस के साथ। तो इसमें जो है सेक्शन 140 ये भी कहता है कि किडनैपिंग या एबडक्शन की जा रही है अगर अननेचुरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन की वजह से, लेकिन ऑफ कोर्स इस अननेचुरल लस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, तो उस केस में भी जो है वो पनिशमेंट सुनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैप्टागन। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रीसेंट डिस्कवरी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ कैप्टागन टैबलेट्स जो है उसमें जो है ट्रायल शुरू हो गया है 4 मैन के अगेंस्ट आचन में। तो कैप्टागन क्या एक सिंथेटिक ड्रग है जो ओरिजिनली मैन्युफैक्चर होता था जर्मनी में 1960s और 70s में अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। इसको पुअर मैन्स कोकेन भी कहते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा ये कब न्यूज़ में आया, जब फाइटर्स जो थे सीरियन कन्फ्लिक्ट में इसको यूज़ करने लगे अपनी कॉम्बैट परफॉर्मेंस और फैटीग को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें जो है पिल में फेनेथिलिन होता है। ठीक है, इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया 1986 में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। जो कैप्टागन है ये एम्फेटामाइन क्या होता है, आपकी जो पैरासीटामोल होती है वैसा ही होता है, वही होता है एक्चुअली। और इसकी वजह से जो है यूफोरिया, वेकफुलनेस, फिज़िकल और मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम रहती है अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन या कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और ये एडिक्टिव भी होता है। मेजर इशू ये होता है कि जब जो हाई क्वांटिटी ऑफ फेनिथिलिन यूज़ कर दिया जाता है इन टैबलेट्स में, तो उससे जो है ये रिस्क हो जाता है टॉक्सिसिटी का। कैप्टागन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर सीरिया में बनाए जा रहे हैं। इवन यूके गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो वर्ल्ड कैप्टागन है वो सीरिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट ने जो इन्फॉर्म किया है कि इंडिया की जो टोटल टैली ऑफ रामसर साइट्स है वो 82 से बढ़कर अब 85 हो गई है। 3 न्यू साइट्स ऐड हुई हैं, नंजरायण बर्ड सेंचुरी, काजूवेली बर्ड सेंचुरी, तावा रिजर्वायर। तो नंजरायण टैंक बर्ड सेंचुरी जो है ये टेक्सटाइल सिटी ऑफ तिरुपुर तमिलनाडु के पास लोकेटेड है, और ये सोर्स ऑफ इरिगेशन और एक हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है। 60 किलोमीटर्स अवे है ऑलमोस्ट कोयम्बटूर से। तो इसको 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु भी जो है डिक्लेयर किया गया था। काजू वैली बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है एडजेसेंट टू बे ऑफ बंगाल। वन ऑफ द मेजर वेटलैंड्स है ये कोरोमंडल कोस्ट में आफ्टर पुलिकट लेक, और ये वन ऑफ तमिलनाडुज 141 प्रायोरिटाइज्ड वेटलैंड्स भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तावा रिजर्वायर, ये आपके जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ तावा और देनवा रिवर्स के पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये सतपुरा टाइगर रिजर्व में ही लोकेटेड है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल एक्शन की बात करती है कि कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, सस्टेनेबली यूज़ किया जा सकता है वेटलैंड्स को। 1971 में साइन हुआ था, लेकिन 1975 में ये कन्वेंशन इन्फोर्स हुआ। इंडिया में 85 साइट्स हैं। वर्ल्ड की पहली ही साइट कोबोर्ग पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया की, जिसको 1974 में डेजिग्नेट किया गया। और सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो यूके में है। ठीक है, तो याद रखो रामसर कन्वेंशन कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए कोई प्यूनिटिव एक्शंस नहीं होते अगर स्पीड जो है कमिटमेंट्स को कोई वायलेट करता है तो। ओके,
ना तो ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ना ही यूनेस्को सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेंगी ऑल। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईसीएमआर और पेनेकिया बायोटेक इन्होंने जो है फर्स्ट एवर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है डेंगी वैक्सीन का इंडिया में। तो डेंगी ऑल है क्या? पेनेकिया बायोटेक द्वारा बनाई पेनेकिया बायोटेक द्वारा बनाई गई इंडिया की इंडिजिनस टेट्रावेलेंट डेंगी वैक्सीन है। तो जो ये टेट्रावेलेंट डेंगी वैक्सीन स्ट्रेन है, एक्चुअली ये डेवलप किया गया था NIH यूएस द्वारा। तो ये पेनेकिया बायोटेक जो है वो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहा है इंडिया में अक्रॉस 19 साइट्स इन कोलैबोरेशन विद ICMR, जिसकी प्राइमरली फंडिंग भी ICMR ही कर रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया के पास कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट डेंगी, क्योंकि जो है डेंगी की वैक्सीन बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 4 सेरोटाइप्स होते हैं डेंगी वायरस के, और इनके सभी के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। हम देखते हैं डेंगी है क्या। एक इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। एक मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है ये, और मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें है एसिम्टोमेटिक रहते हैं और माइल्ड सी इलनेस होती है, लेकिन ओकेजनली इसमें मोस्ट सिवियर केसेस और इवन डेथ भी सामने आती है। तो ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस एजिप्शी मस्कीटो की वजह से। तो डेंगी जो है वो कंटेजियस भी नहीं है, मतलब पर्सन टू पर्सन भी नहीं होता है, लेकिन ये प्रेग्नेंट पर्सन से उसके चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक पर्सन जो है इन्फेक्ट हो सकता है डेंगी से मल्टीपल टाइम्स इन देयर लाइफ, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, है ना। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हाई फीवर, हेडेक, बॉडी एक, नोजिया, रैश हो सकते हैं। मोस्टली जो है 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब सिम्टम्स अगर वर्स होने लगें तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, रैपिड ब्रीदिंग, ब्लड इन वॉमिट, ब्लीडिंग गम्स। और इंडिविजुअल्स जो कि सेकंड टाइम खासकर जब डेंगी फीवर, मतलब एक स्ट्रेन के बाद अगर वो कभी दोबारा से किसी और स्ट्रेन से जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत सिवियर डेंगी के लिए जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं, और वो फेटल भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, इसलिए सपोर्टिव केयर ही दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीबी शब्द प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने डिसाइड किया है कि जो कंटेंट पीबी शब्द पर दिया जा रहा है वो लोगो फ्री रहेगा और कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं होगी उसकी यूसेज पर। तो पीबी शब्द क्या है? प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसैमिनेशन। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है डेली न्यूज़ देने के लिए, डेली न्यूज़ फीड देने के लिए, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अदर फॉर्मेट्स में सब्सक्राइबर्स को, जो कि मीडिया वाले ही होंगे सब्सक्राइबर इसके। तो एक सिंगल पॉइंट सोर्स बनेगा न्यूज़ कंटेंट देने का सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। शब्द सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है पहले साल एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर, और अक्रॉस 50 कैटेगरीज में ये जो है सर्विसेज दी जाएंगी। कोई लोगो नहीं होगा इस पर, कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं होगी इसका कंटेंट यूज़ करने के लिए। और इसमें एक लाइव फीड फीचर भी होगा, मतलब जो लाइव इवेंट्स होती हैं जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भवन की, इलेक्शन रैलीज़ की या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स की, वो सब बिना लोगों के जो है वो ये यूज़र्स इसको यूज़ कर पाएंगे। तो प्रसार भारती क्या है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है कंट्री का, और एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर प्रसार भारती एक्ट। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ये कंडक्ट करता है। दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही इसके अंडर ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ बायोफ्यूल्स को मद्देनज़र रखते हुए यूनियन कैबिनेट ने मॉडिफाइड प्रधानमंत्री जीवन योजना को अप्रूवल दे दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जीवन योजना का मीनिंग है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, जो कि मार्च 2019 में नोटिफाई की गई थी। फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट्स को, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, रिम्यूनरेटिव इनकम फार्मर्स को देना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव हैं। और ये इंडिया के जो एम्बिशियस नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको, उसमें स्कीम को जो है 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब इसमें एडवांस्ड बायोफ्यूल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। बोल्ट ऑन प्लांट्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, वो सब भी जो है एलिजिबल होंगे अब इसमें अपनी वायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लेकर। तो इसमें जो है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ और मल्टीपल वीड स्टॉक्स को प्रमोट किया जा रहा है, और प्रेफरेंस दी जाएगी उन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं इस सेक्टर में। ठीक है।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is designation of senior advocates. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has designated 39 lawyers as senior advocates. So what is a senior advocate? Under section 16 of the Advocates Act, two classes of advocates are classified: senior advocate and the junior one. Junior one are basically those who are not designated as seniors. So senior advocates play the role of legal experts in India, and they have significant knowledge on the field of law. So they are associated with many prominent cases, and that's why they are considered as good contributors to the principle of rule of law. So what are the special provisions for senior advocate? This senior advocate shall not appear without an advocate on record in the Supreme Court or without an advocate in any other court. So a senior advocate shall not accept any instructions to do drafting work. Okay. A senior advocate shall not accept directly from any client any brief or instruction to appear in any court or tribunal. Okay. So recently in 2023, certain guidelines were also issued regarding senior advocates by the Supreme Court of India. These candidates who want to be senior advocates, they must have at least 10 years standing as an advocate or 10 years combined standing as an advocate or as a as a district and sessions judge. They must practice mainly in the Supreme Court or maximum in the any specialized tribunals as concession. So age limit is generally 45 years, but in the case of uh, highly deserving candidates like those recommended by the Chief Justice of India or a Supreme Court judge, this condition can be relaxed by the Committee for Designation of Senior Advocates. The new guidelines also have a revised point system for evaluating candidates. This new criteria also includes the number of years of practice and the body of work also. So the selection of designation of senior advocates is done by the Committee for Designation of Senior Advocates, which is headed by the CJI as the chairperson. The applications will be invited once a year, but the committee will meet twice a year. It will also have a permanent secretariat. Okay. So the next topic is gallantry awards. This topic is important for your governance section. So 4 Kirti Chakras, 18 Shaurya Chakras are among the 103 gallantry awards which have been approved by President Draupadi Murmu ji. So, gallantry awards were instituted by the government to honor the acts of bravery and sacrifice of the officers or personnel of the armed forces and even other lawfully constituted forces and civilians. So, these gallantry awards are announced twice a year, first on the occasion of Republic Day and then on Independence Day. So, 3 gallantry awards, namely Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, and Veer Chakra, were instituted by the government on 26 January 1950. Thereafter, the other three gallantry awards, that is Ashoka Chakra Class 1, 2, and 3, were instituted in 1952, and they were later renamed as Ashok Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra in 1967. The Paramveer Chakra is the is top in the order of precedence, and all these gallantry awards can be awarded posthumously as well. So what is the eligibility criteria? So officers and men of all ranks of the army, navy, and air force, of any reserve forces, territorial army, militia, or any other lawfully constituted forces are eligible for these awards. Members of the nursing services of the armed forces, even civilian citizens, and the members of police forces are eligible for the same. Ashok Chakra is awarded for the most conspicuous bravery or some acts of daring. Kirti Chakra is awarded for conspicuous gallantry in the face of the enemy, and Shaurya Chakra is awarded for gallantry otherwise in the face of enemy. Okay. So the next topic is section 377 of the IPC. This topic is important for your social issues. So Delhi High Court has recently directed the central government to clarify its stance on non-consensual sex offences against LGBTQIA plus persons and men under the BNS 2023. So we all know section 377 was removed, and this was part of the IPC, and under Navtej Singh Johar versus Union of India, homosexuality was decriminalized. So, what are the concerns surrounding the removal of Section 377? So, Chapter 5 of BNS deals with the offense of rape against women and child, and the language here used is gendered because it considers rape in the context of a man committing the crime against a woman.
So, on the other hand, Section 377 was comparatively more broad because it severely punished non consensual sex with any man, woman, or animal. So, the argument of the petitioner is that Section 377 of the IPC, in its absence, poses threat to every individual. But more to LGBTQ people. So the petitioner also said that the BNS does not contain any protections for a man who is sexually assaulted by another man, because in the BNS there is no mention that a man can also commit the rape of a man. Okay, but there are alternative protections available under the BNS, like Section 36, which provides every person with the right of private defense to protect their own body. And this right also extends to protecting property from the offenses of theft, robbery, mischief, or criminal trespass. Section 38 defines the situations where this right can be exercised, which can even lead to voluntary causing the death or any other harm to the assailant. So this includes situations where a person is faced with an assault with the intention of committing rape. Okay, there is also Section 140 in BNS, which also punishes kidnapping or abduction, where the victim is subjected to unnatural lust of any person. But here, the term unnatural lust has not been defined. Okay. So the next topic is Captagon. This topic is important for your science and tech section. So following the record discovery of hundreds of kilos of Captagon tablets in Germany, the trial has begun against four men in Aachen. So what is Captagon? It's a synthetic drug which was originally manufactured in Germany in 1960s and 70s with the intent to treat attention deficit disorders, but it is commonly known as poor man's cocaine now. And reports suggested that fighters in the Syrian conflict commonly use this drug to boost their combat performance and reduce fatigue. This pill contains phenethylline, so which is a synthetic amphetamine, caffeine, and other stimulants. So this was made illegal in 1986 in most countries. So it affects the nervous system like amphetamine. Amphetamine is basically your paracetamol, and it is a psychostimulant. It can induce euphoria, increase wakefulness, and even increase physical and mental performance. With heavy use of Captagon, it carries the risk of impaired cognitive function and cardiovascular defects. A major issue is that some of the pills being produced in illicit lab contains high quantities of phenethylline, which can basically contain toxic chemicals as well. So the country of Syria is the largest producer and exporter of Captagon over the last decades. So a UK government report estimated that worldwide 80% of the Captagon is produced in Syria only. So the next topic is Ramsar sites in India. The topic is important for your environment section. So Union Minister for Environment, Forest and Climate Change has informed that India has increased its tally of Ramsar sites to 85 from the existing 82 by designating three more wetlands as Ramsar sites. So these three new sites are Nanjarayan Bird Sanctuary, Kazuveli Bird Sanctuary, both in Tamil Nadu, and Tawa Reservoir in Madhya Pradesh. So Nanjarayan Tank Bird Sanctuary is nestled around in the bustling textile city of Tirupur in Tamil Nadu. So it is a source of irrigation and a haven for migratory birds as well. So it is nestled about 60 kilometers away from Coimbatore. The Kazuveli Bird Sanctuary is located in the state of Tamil Nadu, and it is adjacent to the Bay of Bengal along the east coast. And it is also one of the major wetlands on the Coromandel coast after Pulicat Lake. It has been listed as one of the 141 prioritized wetlands of Tamil Nadu. So Tawa Reservoir has been constructed at the confluence of Tawa and Denva rivers, and it is located inside the Satpura Tiger Reserve. So what is Ramsar Convention? It is an intergovernmental environmental treaty which calls for international cooperation and national action to safeguard and sustainably use wetlands. This convention came into force in 1975, but of course it was signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar. So India currently has 85 Ramsar sites. The world's first site was Cobourg Peninsula in Australia.
which was designated in 1974. The countries with most sites are the UK and Mexico. And it is important to note that Ramsar Convention is not legally binding, and it is not even a part of the UN system or UNESCO system for environmental conventions and agreements. So the next topic is dengue all. This topic is important for your social issues. So ICMR and Panakia Biotech have announced the initiation of their first ever phase 3 clinical trial for a dengue vaccine in India. So dengue all is developed by Panakia Biotech, and it is India's indigenous tetravalent dengue vaccine. So basically the same tetravalent dengue vaccine strain which was originally developed by the NIH US, and Panakia Biotech will be conducting this phase 3 trial in collaboration with ICMR and primarily funded by ICMR also. At present, India does not have any antiviral treatment or licensed vaccine against dengue because an effective vaccine for dengue is very complex, considering that it has all. Considering that all four stereotypes of dengue virus are known to circulate or co-circulate in many regions. Okay. So, what is dengue? Dengue is a mosquito borne viral infection and it is also known as breakbone fever. So, while most of the cases are asymptomatic or they only produce mild illness, but this can occasionally cause more severe disease and even death as well. So, it is transmitted to humans through the bite of an infected Aedes aegypti mosquito. Which can carry four types of dengue virus. Dengue isn't contagious from person to person except when passed from a pregnant person to their child. So, a person can be infected with dengue multiple times in their lifetime. The most common symptoms are high fever, headache, body ache, nausea, rash. Most people will get better in 1 or 2 weeks, but so, some cases the symptoms can be very severe, which may include vomiting that does not go away, rapid breathing, blood and vomit, bleeding gums. So the individuals who are infected for or second time are at the greater risk of severe dengue. In severe cases, dengue can be fatal as well. Okay, there is no specific medicine to treat dengue, and the focus is on treating pain symptoms. It is generally treated with supportive care like pain relievers, bed rest, and fluids. So the next topic is PB Shabd platform. This topic is important for your governance section. So Union Minister for Information and Broadcasting has decided that the content through PB Shabd platform will be logo free and no credit will be required on its usage. So PB Shabd is designed to provide daily news feeds in video, audio, text, photo, and other formats to the subscribers from media landscape. So it will be a single point source of news content for all organizations. Shabd service is being offered free of cost for the first year as an introductory offer, and it will provide news stories in all major Indian languages across 50 categories. So the content which will be provided will be logo free and no credit will be required to be given from on using the content from this platform. So this service includes a live feed feature also, which will offer exclusive coverage of live events like national award ceremonies from Rashtrapati Bhavan, election rallies, important political events, and various press briefings as well. So, what is Prasar Bharati? It is the public service broadcaster of this country, and it is a statutory autonomous body established in 1997 under the Prasar Bharati Act. The objective is to conduct public broadcasting services so as to inform and entertain the public. It comprises of Doordarshan Television Network and All India Radio. Okay. So the next topic is Pradhan Mantri Jeevan Yojana. This topic is important for your environment section. So to keep pace with latest developments in the field of biofuels, Union Cabinet has approved the modified Pradhan Mantri Jeevan Yojana. So this Pradhan Mantri Jeevan Yojana is basically Pradhan Mantri Jaiv Indhan Vatavaran Anukul Fasal Avshesh Nivaran Yojana, which was notified in 2019. And the aim is to give financial support to integrated bioethanol projects for setting up second generation ethanol projects. And uh, it aims to remunerate the income of farmers. It also helps us in achieving India's ambitious target for net zero emissions by 2070. The Ministry of Petroleum and Natural Gas is the nodal ministry for the implementation of this scheme, and the modified version of this scheme has extended the timeline for implementation of this scheme by 5 years. It now includes advanced biofuels also, and bolt-on plants and brownfield projects would also be eligible now to leverage their experience and improve their viability. Uh,
multiple technologies and multiple feedstocks will be promoted now, and preference would be given to those project proposals who have new technologies and innovations in this sector. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.